हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी बीपीएससी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग यहाँ पर आप लोगों को 71वीं बीपीएससी के लिए फ्री क्लासेस दे रहे हैं, तो कोशिश कीजिए इस क्लास में जुड़ने की और इस क्लास से बेनिफिट लेने की, क्योंकि यहाँ पर जितने टीचर्स आपको आपके सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं वो सभी अपने सब्जेक्ट्स के माहिर हैं। तो कोशिश कीजिए कि इस क्लास में जुड़े और अधिक से अधिक इस क्लासेस का जो है आप फायदा लें और बीपीएससी की तैयारी को अपनी सही दिशा दीजिए। मैं यहाँ पर शाइस्ता आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। मॉडर्न इंडिया भी आप लोगों का चल रहा है। पहला टॉपिक हम लोगों ने कर लिया है उत्तरवर्ती मुगल काल। उत्तरवर्ती मुगल काल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि कई सारे शासक आते हैं जो कि काफी कमजोर थे, और उन कमजोर शासकों के कारण क्या होता है, उस समय जो अलग अलग राज्य थे, जो अलग अलग राजा थे, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। जो स्वतंत्रता की घोषणा की उसे ही हम आज पढ़ेंगे, द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि नवीन स्वायत्त राज्यों का उदय, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत जरूरी हो सकता है, क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जैसे कि अवध की स्थापना कौन किया, कब किया, और कुछ अगर इंपॉर्टेंट है तो वो सारी चीजें मैं आपको क्लास में बताऊंगी। सिर्फ अवध नहीं, अवध, पंजाब, मैसूर, हैदराबाद, ये सारी चीजें हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो कोशिश कीजिए कि अपनी क्लास को कंटिन्यू रखने की। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं अवध से। अवध के बारे में अगर हम बात करें तो अवध आपको मालूम है कि जो मेन रीजन है, उत्तर प्रदेश वाला रीजन जो है आपका, वह उस समय जिस टाइम पे मुगल काल का मामला था, जब मुगलों का पतन हो रहा था, उस समय एक सूबेदार था जिसका नाम था सदाहत खां बुरहानुल मुल्क। इसका नाम क्या, सदाहत खां बुरहानुल मुल्क। और यह जो है काफी अच्छा था, उसका उसकी पकड़ बहुत अच्छी थी मुगल दरबार में। और मैंने आपको बताया था कि इसने जो है अपनी स्वतंत्रता की घोषणा जो है 1722 में कर दी थी। यह शिया गुट से संबंधित था स्टूडेंट। एक चीज याद रखिएगा, दो पंथ हैं मुसलमानों में, शिया और सुन्नी। यह शिया से संबंधित था। 1722 में इसने अवध रीजन यानी अपने अवध की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जब इसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, फिर ये वहां पर अपना शासन संभाल रहा था एज ए नवाब। लेकिन हमने देखा 1739 में क्या हुआ। 1739 में भारत में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। जब ये आक्रमण हुआ था, जब हमने पहली क्लास में पढ़ाया था आपको, तो उसमें मैंने बताया था कि करनाल का युद्ध हुआ। करनाल के युद्ध में जो मुगल शासक था मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया। तो मोहम्मद शाह को जब बंदी बना लिया गया तो दो जो ऑफिसर्स थे, जैसे कि सदात खां बुरहानुल मुल्क एक ये, और दूसरा जो था हैदराबाद का निजामुल मुल्क, उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो सारी चीजें तो हैं ही। इसका क्या मामला हुआ, इसका मामला जो है बुरहानुल मुल्क का नादिर शाह से फंस गया, कुछ पैसे के लेन देन को लेकर के। कहा जाता है कि इससे नादिर शाह ने कुछ पैसे मांगे और ये नहीं दे पाया। इसी कारण इसने जो है अपना आत्महत्या कर लिया 1739 में। तो इस तरह हमने जाना कि अवध जैसे स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की, सदात खां बुरहानुल मुल्क ने कर दी। और यह जो है शिया गुट से संबंधित था। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और 1739 में इसने जो है सुसाइड कमिट कर लिया। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि अवध की स्थापना किसके रीजन में हुई, तो आपको मालूम है कि इस समय राजा कौन है, मोहम्मद शाह है। मोहम्मद शाह जो है उसका टाइम था 1719 से 1748। तो यह किसके टाइम पे अपने अवध की स्वतंत्रता की घोषणा करता है, मोहम्मद शाह के टाइम पे। ज्यादातर जो इंडिपेंडेंट स्टेट उभरे हैं 18 सेंचुरी में, वो किसके टाइम पे उभरे, मोहम्मद शाह के टाइम पर उभरे हैं स्टूडेंट। अब हम लोग जानते हैं दूसरे नवाब सफदरजंग के बारे में। सफदरजंग जो था, इसका दामाद भी था और भतीजा भी था। और इसने जो है वजीर के रूप में अपनी सेवा दी थी। किसे वजीर के रूप में, मुगल शासक अहमद शाह को इसने वजीर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। और इसके बाद जो है हमने देखा कि इसके बाद इसका बेटा सुजाउद्दौला जो है वह नेक्स्ट नवाब बनता है।
लेकिन इसे जो है जब ये वजीर था तो उसके टाइम पे ही बहुत कॉन्स्पिरेसी हो रही थी कोर्ट में, और इमादुल मुल्क नेक्स्ट वजीर बन जाता है, तो इसे हटा दिया जाता है। तो फिर ये कहाँ चला जाता है? अपने अवध चला जाता है, क्योंकि अवध तो स्वतंत्र था ही, तो वहां पर एक शासक के रूप में ये रह सकता था, इसीलिए ये अवध चला जाता है। तो सफदरजंग के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब हम जानते हैं शुजाउद्दौला के बारे में। शुजाउद्दौला के बारे में जानिए। शुजाउद्दौला सफदरजंग का लड़का था, और इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि आपने, अगर आप जानेंगे, इसकी भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है सफदरजंग की स्टूडेंट, क्योंकि इसी के टाइम पे जो है शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल शासक था, इसने शाह आलम द्वितीय को, आलम द्वितीय को शरण दिया था स्टूडेंट। और इलाहाबाद की संधि में भी यह इसने पार्टिसिपेट किया था। इलाहाबाद की जो संधि थी, दूसरी संधि हुई थी 17 अगस्त को, उसमें भी इसका पार्टिसिपेशन था। 17 अगस्त को नहीं, 16 अगस्त को हुआ था इसके साथ संधि। और इसने जो है बक्सर का जो युद्ध था, उसमें यह किसके साथ था? मीर कासिम के साथ था। बक्सर के युद्ध के समय यह मीर कासिम के साथ था, और बक्सर का युद्ध आपका 1764 में हुआ था। और इसके बाद जो पानीपत का युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध 1761 में, यह हुआ था आब्दाली और मराठों के बीच में। तो इसने आब्दाली का समर्थन किया था। इसलिए किया था क्योंकि मराठे जो है इसके रीजन में लगातार अटैक करते थे, इसीलिए ये वह मराठों से नाराज था, और इसीलिए इसने पानीपत के तृतीय जो तीसरा युद्ध था उसमें इसने आब्दाली का साथ दिया था। तो आपने जान लिया कि बक्सर के युद्ध में किसके साथ था? यह मीर कासिम, कासिम और जो है सम्राट के साथ। आपको मालूम है त्रिगुट बना था, उसके साथ था। तो बक्सर के युद्ध में था। बक्सर के युद्ध में हार जाने के कारण ही इलाहाबाद की संधि होती है इसके साथ। इलाहाबाद की संधि होती है तो कड़ा और मणिपुर का एरिया इससे छीन लिया जाता है, और बहुत सारे इससे युद्ध हार जाने लिए जाते हैं। ये सब मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ध्यान होगा। तो हमें अब देखना है, आपने शुजाउद्दौला के बारे में जान लिया। अब हम बात करते हैं सदात खां। ये सदात खां है, ये सदात खां बुरहानुल मुल्क है, अंतर है ये। इसके टाइम पर क्या हुआ? जो नेक्स्ट नवाब हुआ, इसने सहायक संधि पर क्या कर लिया? हस्ताक्षर कर लिया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवध का वह कौन सा नवाब था जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया? तो आप क्या बताएंगे? सदात खां था। ठीक है, सदात खां के बारे में आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट, अवध का लास्ट नवाब जो है वह है वाजिद अली शाह। ये नाम आप याद रखेंगे, वाजिद अली शाह। ये काफी माना जाता है कि चरित्रवान व्यक्ति थे, और इन्हीं के टाइम पर जो है डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया। किसने किया? डलहौजी ने जो है अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके इनका विलय कर लिया। आप इसे एक बार अगर चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से अवध के बारे में आप लोगों ने जान लिया, जो आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से भी क्या है? जरूरी है। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछ दे कि किसके समय में जो है अवध पर जो है अवध का विलय कर लिया गया, तो आप क्या बताएंगे? डलहौजी के टाइम पर। और ये कब हुआ था? 1856 में। आपको मैं एक बात बता दूं, अवध का जो विलय है उसने 1857 की क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि अवध जो था उस पर कोई आधार नहीं बनता था। एक तरह से इन्होंने गलत रिपोर्ट तैयार करवाई थी, आउटरीम की रिपोर्ट, और उसके आधार पर इन्होंने कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय कर लिया, जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से क्या था स्टूडेंट? गलत था। और इसीलिए यहाँ के किसान जो थे, यहाँ के बहुत सारे जो लोग थे वह इनकी मिलिट्री में थे, तो मिलिट्री भंग कर दी गई, तो वो लोग भी बहुत नाराज थे। इसके अलावा जो है यहाँ के कृषक वगैरह सब उग्र थे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि अवध ने 1857 के रिवोल्ट में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुझे उम्मीद है कि अवध के बारे में सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। ये कुछ नवाब हैं, किसने स्थापना की, क्या किया, ये सारी चीजें आप लोगों को जानना जरूरी था, जो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, देख लीजिए आप। हैदराबाद। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का उदय होता है स्टूडेंट निजामुल मुल्क। दा नीचे आ गया, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक ना। मैंने आपको बताया था कि जो राजा होते थे उनके कोर्ट में कई सारे क्या होते थे, ऑफिसर्स होते थे मुगल लोगों के टाइम पे, उन्हें हम अमीर कहते हैं। उन्हीं में एक ऑफिसर्स था, उसका नाम क्या था, इसका नाम था निजामुल मुल्क। और इसका उद्भव कब होता है, इसका उद्भव होता है मोहम्मद शाह के रीजन में। मोहम्मद शाह याद रखेंगे, ज्यादातर मोहम्मद शाह के रीजन में इसका उद्भव होता है। क्यों होता है, क्योंकि मोहम्मद शाह चाहता था कि सैयद बंधुओं का जो प्रभुत्व चल रहा है, जो नियंत्रणकारी भूमिका उनकी चल रही है, उसको क्या किया जाए, सीमित किया जाए। तो वह क्या करता है, मोहम्मद शाह निजामुल मुल्क के साथ ही मिलकर के सैयद बंधुओं की हत्या करवा देता है। उसके बाद निजामुल मुल्क क्या बनता है स्टूडेंट, यह जो है वजीर बनता है। कौन बनता है, वजीर बनता है, किसका, मोहम्मद शाह का। यह कुछ दिनों तक, यानी कि लगभग 1722 में, 1722 से लेकर के यह जो है वजीर के पोस्ट पर रहा। मुगल शासन में एक बड़ा पोस्ट होता है, वजीर एक तरह से प्रधानमंत्री की इक्विवेलेंट होता है। तो हम देखते हैं कि निजामुल मुल्क ने वजीर के रूप में कुछ सालों तक मोहम्मद शाह को अपनी सेवाएं दी। लेकिन मोहम्मद शाह के दरबार में भी क्या हो रहा था, काफी षड्यंत्र हो रहा था। तो वह इन षड्यंत्रों से परेशान होकर के क्या करता है स्टूडेंट, इसे जो है 1724 में इसने हैदराबाद पहुंचा और यहां पर अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। क्योंकि यह बहुत प्रिय था मोहम्मद शाह को, इसीलिए मोहम्मद शाह ने बाद में जो है इसे आसफ जाह की उपाधि भी दी। इसे क्या दिया, आसफ जाह की उपाधि दी। स्टूडेंट आपसे पूछ सकता है आसफ जाह की उपाधि किसकी थी, तो आप बता सकते हैं, इसे आसफ जाह की उपाधि भी दी। लेकिन जब यह कहाँ पहुंचा, जब यह दक्कन पहुंचा अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि मुगल क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे। तो वहां पर एक युद्ध होता है, उसको कहते हैं शकूर खेड़ा का युद्ध। क्या कहते हैं, शकूर खेड़ा का युद्ध होता है स्टूडेंट। और इसमें मुगल सेनापति जो होता है मुबारिश खां होता है, इसको किसने, निजामुल मुल्क ने पराजित कर दिया। तो जब पराजित कर दिया तो इसने क्या किया, हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ओके, आपको बता दें इसके बाद निजामुल मुल्क, यानी इसका नाम एक और भी नाम आपको मिलेगा, चिनकिलिच खां। मैं यहां लिख देती हूं, बड़ा अजीबोगरीब नाम है, चिनकिलिच खां। इसका एक नाम आपको ये भी मिलता है स्टूडेंट। निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद हम देखते हैं जिस तरह से अवध में आपने देखा 3-4 शासक, 3-4 नवाब अच्छे योग्य, जैसे सफदरजंग, दिल्ली में भी सफदरजंग का हॉस्पिटल आपको मिल जाएगा, है ना, मकबरा मिल जाएगा, तो कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे। मगर हैदराबाद के साथ क्या था, निजामुल मुल्क के बाद इतने मतलब इतना उसके जैसे और उसके जैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति का अभाव रहा। और यही कारण है कि हैदराबाद जो था भारतीय राज्यों में पहला ऐसा राज्य बना जिसने वेलेजली के सहायक संधि पर, वेलेजली का जो है सहायक संधि, सबसे पहला स्टेट था भारत का जिसने सहायक संधि को क्या कर दिया, स्वीकार कर लिया। सहायक संधि क्या था, सहायक संधि ये था कि हम अपनी सेना जो ब्रिटिश है वो आपके तरफ रखेंगे, उसका खर्चा पानी आप दीजिएगा क्योंकि हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से ये एक इंटरफेरेंस था जो इंडिपेंडेंट स्टेट थे उनके यहाँ पर, और हैदराबाद ने सबसे पहले उसे क्या किया, स्वीकार कर लिया। तो इसके बाद अब हम देखते हैं, आपको हैदराबाद से ये सारे कुछ क्वेश्चन आ सकते थे जो मैंने बता दिया। शकूर खेरा का युद्ध पूछ सकता है आपसे पूछ सकता है कि चिनकिलिश खां किसका नाम था, आपसे ये भी पूछ सकता है कि यह किसके समय जो है इसने अपनी स्वतंत्रता की मतलब घोषणा की। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, कुछ छोटे राज्य भी हैं, छोटे राज्य को हम बाद में देख लेंगे, जो बड़े बड़े राज्य हैं उन्हें हम लोग अभी फिलहाल देख लेते हैं। चलिए, मैसूर जो है एक बड़ा आपका टॉपिक भी बनता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इसे आपको अच्छे तरीके से यहीं समझा दिया जाए। देखिए, मैसूर राज्य अगर आप उसकी बात करें तो बात चली जाती है 1565 में। आपको वहां तक नहीं पहुंचना है, एक कहानी है जो मैं सुना रही हूँ, चुपचाप आप सुन लेंगे, समझ लेंगे। यहाँ पर जो है इसे विजयनगर साम्राज्य का ही विजयनगर एक बड़ा साम्राज्य था 1565 में। वहां पर तालीकोटा का युद्ध होता है, एक राक्षसी तगड़ी का युद्ध कहते हैं उसे कई बार।
तो उस युद्ध के बाद विजयनगर एम्पायर कई टुकड़ों में बट गया। इसी में एक जो है राज्य क्या बना, मैसूर राज्य बना, और यहाँ पर जो है वाड्यार वंश का शासन स्थापित हुआ। यहाँ पे आप देखिए वाड्यार वंश जो है, मैं लिख दे रही हूं, वाड्यार वंश का शासन जो है यहाँ पर स्थापित हुआ। और जिस समय हम बात कर रहे हैं, कब, हम 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो मैसूर पर वाड्यार वंश का शासक था और इसका अंतिम राजा जो बना उसका नाम था चिक्का कृष्ण राय तृतीय। इसका नाम क्या है, चिक्का कृष्ण राय द्वितीय, सॉरी, है ना। तो चिक्का कृष्ण राय द्वितीय के टाइम पर दो ऑफिसर्स थे इसके, एक इसका वजीर था और दूसरा था इसका सेनापति। एक दोनों भाई थे, उनका नाम था नंदराज और दूसरा नाम था देवराज। ये नंदराज क्या था, एक तरह से प्रधानमंत्री था स्टूडेंट, प्रधानमंत्री था नंदराज। इसके टाइम पर ही क्या होता है, जो आप जानते हैं हैदर अली, जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं, हैदर अली पे पहुंचने वाले हैं। तो हैदर अली के बारे में आप जान लें कि हैदर अली का उद्भव किसके समय होता है, नंदराज के समय ही होता है। इसने उसे सेना में भर्ती किया और उसके बाद इसे ऑफिसर बनाया और 1755 में यह जो है डिंडीगुल का जो है सूबेदार बन गया। हैदर अली, मैं लिख दे रही हूं, हैदर अली। इस पर फ्रांसीसियों का बहुत प्रभाव भी था स्टूडेंट। तो यह जो है माना जाता है कि हैदर अली हो चाहे टीपू सुल्तान हो, इन दोनों पर क्या है, फ्रांसीसियों का काफी प्रभाव रहता है। और यही कारण है कि ये राज्य जो है काफी, एक तो अंग्रेज भी थे इस टाइम पे और उनकी क्या थी, अपनी अलग लालसा थी। हैदर अली जो है 1755 में डिंडीगुल का सूबेदार बना, मगर ये जो आपका मैसूर है, इसके साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि हैदराबाद का निजाम अपना दावा करता था कि मैसूर मेरा पार्ट है, और इस समय मराठा भी थे, तो मराठा भी लगातार आक्रमण कर रहे थे। इसी समय हैदर अली का क्या होता है, उद्भव होता है, और यह काफी बहादुर था, तो इसने एक तरह से नंदराज, देवराज, इन सभी को साइड लगा दिया स्टूडेंट। और उसके बाद जो है असली जो है सत्ता का उपभोग जो है यह करने लग गया। लेकिन इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। ये चीज आप क्लियर रहेंगे कि इसने क्या नहीं किया, इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली स्टूडेंट। इस तरह से ये जो है 1760 तक लगभग जो है मराठा, क्योंकि मराठा से लगातार इस राज्य का हमेशा क्या रहता था, मराठा का आक्रमण होता था, तो वहां पर एक जो है साहसी राजा या सेनापति की जरूरत थी, और हैदर अली उस तरह का था भी। तो यह डिंडीगुल का फौजदार बनता है। उसके बाद इसने बहुत सारे काम भी यहाँ पर किए थे। आप लोग कोशिश करेंगे कि इन सभी चीजों को नोट करते जाएंगे। और इसने, मैंने कहा कि इस पर क्या था, फ्रांसीसियों का बहुत प्रभाव था, तो इसने 1755 में ही डिंडीगुल में ही शस्त्रागार की भी स्थापना की। अब एक चीज आपको पता चल गया है कि निजाम भी है, मराठे भी हैं, अंग्रेज भी हैं। अब आपको जानना क्या है, और सारी चीजें जाननी है कि मैडम और क्या यहाँ पर हो रहा था। तो हम देखते हैं कि बहुत जल्द क्या है, हैदर अली जो है, क्योंकि वहां पर क्या है, मराठा वाला ये जो रीजन था, यहाँ पर अंग्रेज भी काफी एक्टिव रहते हैं और बहुत ही उनकी जो लालसा थी बढ़ती जा रही थी। यही कारण है कि कई सारे आंग्ल मैसूर युद्धों की शुरुआत हो जाती है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर पहले आंग्ल मैसूर युद्ध की। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मतलब होता है अंग्रेज, है ना, अंग्रेजों के साथ जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है स्टूडेंट, वह कब होता है, 1767 से 69 के बीच में होता है। और क्यों होता है, मैंने कहा कि अंग्रेज जो थे इस समय उनकी क्या हो रही थी, ख्वाहिशें बढ़ती जा रही थी, और यही कारण है कि अब देखेंगे आप कि लगातार मैसूर जो है अंग्रेजों से युद्ध में उलझता जाएगा। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, इसमें हैदर अली ने पहले कोशिश की कि वह क्या करे, त्रिगुट बनाए, और इस त्रिगुट में उसने निजाम
और मराठा, इन दोनों के साथ क्या किया, सहयोग किया, मतलब उनका सपोर्ट लिया। लेकिन हम देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही जो है ये निजाम जो थे वह क्या होते हैं, वह जो है उसका साथ छोड़ देते हैं। इसकी शुरुआत इस तरह से होती है स्टूडेंट कि 1767 में अंग्रेजों ने हैदर अली को पराजित किया। हैदर और निजाम को एक युद्ध होता है, वहां पर ये पराजित करते हैं। इसी युद्ध के बाद निजाम जो है वह हैदर का साथ छोड़ करके अंग्रेजों की तरफ हो जाता है। इसके बाद निजाम जब साथ छोड़ देता है तो हैदर ने मंगलौर पर आक्रमण किया। किस पर किया, मंगलौर पर। हैदर ने मंगलौर पर आक्रमण किया, और जब इसने मंगलौर पर आक्रमण किया स्टूडेंट, तो इसने जो है वहां पे जो अंग्रेजी सेना थी उसे बहुत बुरे तरीके से कोशिश हराते हुए उन्हें मद्रास तक पीछे जो है उन्हें मद्रास तक पीछे ले गया। उसके बाद अंग्रेजों ने कहा कि ऐसा हम काम करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, आपस में संधि कर लेते हैं, मारपीट करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसके बाद हम देखते हैं जो इनके बीच में एक संधि होती है। क्या होती है, संधि, जिससे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। और ये संधि क्या थी, ये संधि ये थी कि जो भी जगह आपने मेरी ली है और जो भी जगह मैंने आपकी ली है, हम दोनों क्या करते हैं, आपस में उन जगहों को बदल देते हैं। जो मैंने आपका हड़पा है मैं आपको दे दूंगा, आपने जो मेरा हड़पा है आप मुझे दे देंगे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है इस तरह से समाप्त होता है। और इसे अब आपके जानने के लिए क्या क्या चीजें इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, वह यह है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग क्या था स्टूडेंट, इस समय गवर्नर जनरल था। आपको याद रखना है। और इस समय जो संधि हुई थी स्टूडेंट, उसका जो है इस समय जो संधि हुई थी उसे हम किसकी संधि के नाम से बोलते हैं, इसे हम कहते हैं मद्रास की संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या, मैं यही लिख देती हूं, मद्रास की संधि हुई थी। और आपको डेट याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हैदर और आपसे पूछ देगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो संधि हुई थी, जिसे हम क्या कहते हैं, मद्रास की संधि कहते हैं, उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बताएंगे वॉरेन हेस्टिंग था। कब से कब हुआ, 1767 से 69 के बीच में हुआ, और मद्रास की संधि के साथ यह समाप्त हुआ। अब आते हैं हम लोग द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पे। ये आपका पहला सेक्शन है, ये आपका दूसरा है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यहाँ पर देखिए ये कब से कब तक होता है, 1780 से 84 के बीच में होता है स्टूडेंट। और इस समय भी गवर्नर जनरल कौन था, इस समय भी गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। आपको याद रखना है कि इस समय भी कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। युद्ध की शुरुआत, वैसे उसकी पृष्ठभूमि यह है कि 1773 में जो मैसूर है वहां पर एक फ्रांसीसी बस्ती थी जिसका नाम था माह। वहां पर अंग्रेजों ने अटैक कर दिया था, जो कि हैदर अली के लिए खुली चुनौती थी। इसी का परिणाम यह होता है कि 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। इसने, हैदर अली ने कहा किया, कर्नाटक पर आक्रमण किया। और कर्नाटक पर जब आक्रमण किया तो इनके जनरल बेली थे, उनको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। ओके, तो ये इसमें कहा जाता है जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसमें हैदर अली जो है, वैसे भी ये बहुत बहादुर थे, तो इन्होंने बहुत बहादुरी के साथ क्या किया, अंग्रेजों को जो है हराया था। इसमें द्वितीय आंग्ल युद्ध में एक तरह से ये लीड ले रहे थे जो मैसूर के हैदर अली थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही जब मंजूर होता है तो क्या होता है, कुछ दिक्कत होती है। इन्होंने जनरल बेली को तो हरा दिया, और यहाँ पर जब जनरल बेली को हराया था तो इन्होंने आरकट पर अधिकार कर लिया। किसने, हैदर अली ने, है ना, अधिकार कर लिया। तो या जाहिर सी बात है कि अंग्रेज भी शांति से नहीं बैठेंगे, तो अंग्रेजों ने भी क्या किया, इस पराजय का बदला लेने का कोशिश किया। और 1781 में 1781 में पोर्टर-नोवा का युद्ध होता है। आपसे पूछेगा कि पोर्टर-नोवा का युद्ध कब हुआ, तो आप क्या कहेंगे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ, जो कि 1781 में था।
इसी युद्ध में जो है, इसमें जो अंग्रेज सेनापति था उसका नाम बहुत जबरदस्त था, उसका नाम था आयरकुट, जो कि बहुत ही बहादुर था। आयरकुट ने नेतृत्व किया अंग्रेजी सेना का, और इसमें हैदर अली जो था स्टूडेंट, वह पराजित भी हुआ और घायल भी हुआ। लेकिन इस युद्ध का बहुत खास फायदा अंग्रेजों को नहीं मिला। लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा मिलना था, जैसे कि हैदर अली के बाद अगर कोई सक्सेसर नहीं होता तो हो सकता है कि अंग्रेजों के लिए बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं था। हैदर अली का बेटा था जिसका नाम था टीपू सुल्तान। इस युद्ध में पराजित होने के बाद जो है हैदर अली बहुत घायल हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है 1782 में, 1782 में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब युद्ध का जो संचालन है उसके बेटा का नाम क्या है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने इस युद्ध का संचालन लिया, और संचालन करने के बाद जो है इसने मैथ्यूज को बंदी बनाया, और बंदी बनाने के बाद तक जो है इसने 1784 तक युद्ध को जारी रखा स्टूडेंट। और मंगलौर की संधि होती है किसमें? सेकेंड कर्नाटक, जो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध है उसमें मंगलौर की संधि होती है। उसके बाद दोनों जो है इस बात पर अग्री होते हैं कि चलो भाई, हम लोगों ने जो जिसके प्रदेश एक दूसरे के जो प्रदेश छीने हैं उसे वापस कर देते हैं। और इसमें कौन सी संधि हुई? मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि। तो अब आप देख लीजिए आपसे कितने क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। पूछा जा सकता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। इसमें हैदर और टीपू दोनों ने युद्ध का नेतृत्व किया था। इसमें हम क्या देखते हैं? बेली को जो है हैदर अली ने बंधक बना लिया था, और मैथ्यूज को टीपू सुल्तान ने बनाया था। और इसके बाद हम देखते हैं मैंगलोर की संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। तो कोशिश कीजिए क्लास में बने रहने की। क्लास में बने रहिएगा तो चीजें और ज्यादा अच्छे से जाएंगी। अब आप आ जाइए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान क्या होता है। इसमें जो है जो पहला युद्ध हुआ था, अंग्रेज और निजाम जो थे वह किसके साथ थे? मराठे और निजाम, वह हैदर के साथ थे। लेकिन तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में सिनेरियो चेंज होता है, और इसमें जो है निजाम और मराठे जो है वह किसके साथ होते हैं? अंग्रेज के साथ होते हैं। अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम अगर जीतेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे, आ जाइए हमारा साथ दीजिए। तो इन्होंने उस जो है निजाम और मराठे अंग्रेजों के साथ हो गए। इस युद्ध का बहुत बड़ा कारण यह था कि अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान पर यह आरोप लगाया कि टीपू जो है वह फ्रांसीसियों से अंग्रेजों की कभी नहीं बनती थी। तो इन्होंने आरोप लगाया कि टीपू जो है फ्रांसीसियों के साथ मिलकर के क्या कर रहा है? वह हमारे विरुद्ध जो है गुप्त समझौता कर रहा है और कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहा है। और इसी के कारण जो है उन्होंने त्रावणकोर जो है उस पर आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर पर अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया स्टूडेंट। और अंग्रेजों ने जब इन्होंने आक्रमण किया, टीपू इन्वॉल्व हो गया स्टूडेंट। मगर ये युद्ध जो शुरुआत होती है त्रावणकोर पर, जब इन्होंने आरोप लगाया तो इन्होंने कहा कि ये जो लगातार ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा है टीपू सुल्तान हमारे विरुद्ध, ये किसके साथ? फ्रांसीसी के साथ मिलकर के हमारे विरुद्ध त्रावणकोर में जो है लगातार जो है यह गुप्त समझौते कर रहा है। और इसी का परिणाम हुआ कि यह मैसूर जो है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में चला गया। और इसमें क्या होता है? अंग्रेजों ने मराठे और निजाम के साथ मिलकर श्रीरंगपट्टनम पर क्या किया? आक्रमण कर दिया। किसने किया? इन तीनों ने मिलकर आक्रमण किया। इस तरह से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत होती है 1790 से 92 के बीच में। और इसमें जो है हम देखते हैं, इसमें जो नेतृत्व किया था वह था मिडोज। जो युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से कर रहा था उसका नाम था मिडोज। और इसी के नेतृत्व में टीपू सुल्तान इस युद्ध में हारा। इसका नाम था मिडोज, ये नाम याद रखेंगे आप। मिडोज के नेतृत्व में टीपू सुल्तान हारा। जब टीपू सुल्तान इस युद्ध में हार गया तो इसके साथ बड़ी ही अपमानजनक संधि की गई टीपू सुल्तान की, और इसे हम कहते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्या कहते हैं? थर्ड आपका आंग्ल मैसूर युद्ध जो हो रहा है इसे कहते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्यों हुई? क्योंकि टीपू इसमें हार गया। और ये संधि जो है एक तरह से बड़ी अपमानजनक संधि थी। इसमें इन्होंने कहा टीपू को कि आप युद्ध हार जाने के रूप में आपका जो राज है मैसूर का, उसका आधा राज आप हमें देंगे, और दूसरी बात यह है कि आप हमें युद्ध हार जाने के रूप में क्या देंगे?
3 करोड़ रुपया भी देंगे। जब तक आप ये पैसा और ये युद्ध हर्जाना अपना पूरा नहीं करते हैं, तब तक आपके जो 2 लड़के हैं वो हमारे पास बंदी रहेंगे। यह था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि टीपू के लिए बहुत ही अपमानजनक था। यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए हो तो बढ़िया है, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को सारी चीजें समझाई जाए। इस तरह से हम देखते हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो टीपू सुल्तान था उसकी कमर तोड़ दी गई। मैसूर का एक बड़ा भाग लेने का इन लोगों ने प्लान कर लिया, अंग्रेजों ने, और जो टीपू था वो बहुत कमजोर हो चुका था। अब आप आइए चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध पे, यानी जिसे हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ही टीपू सुल्तान ने कोशिश की कि वह जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है उसको प्राप्त कर सके। इसके लिए उसने कई सारे लेटर्स लिखे, बहुत सारे लेटर्स इसने लिखे, लेकिन किसी भी लेटर्स का जवाब नहीं आया। उसने नेपोलियन बोनापार्ट को भी लेटर लिखा, लेकिन किसी ने भी इसे सहायता नहीं भेजी। और इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद टीपू के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि ये युद्ध हर्जाना मांगा गया था उससे बहुत ज्यादा, 3 करोड़ रुपए, आधा हिस्सा मांग लिया गया था, उसके बेटे बंदी थे। तो टीपू के पास क्या ही ऑप्शन था सिवाय ये कि वो लड़े। और यही कारण हुआ कि इस समय भी, जबकि अंग्रेज, मराठे और निजाम एक त्रिगुट के साथ एक शक्तिशाली नेतृत्व में थे, एक शक्तिशाली संगठन में थे, उस समय टीपू ने सोचा कि इस तरह से कायरों की तरह रहने से अच्छा है कि क्या किया जाए, कायरों की तरह रहने से अच्छा है कि वीरता के साथ जो है वीरगति को प्राप्त हुआ जाए। और टीपू सुल्तान ने इस युद्ध का आरंभ किया। और हम देखते हैं कि श्रीरंगपट्टनम, जो कि उसकी राजधानी थी मैसूर की, उसी के गेट पर टीपू सुल्तान मारा गया। और यह जो युद्ध था आपका तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, सॉरी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, इस समय जो आपका गवर्नर जनरल था वह वेलिजली था स्टूडेंट। और इसमें क्या हुआ था, इसमें टीपू सुल्तान जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। अब आप लोगों ने इतना क्लियर हो गया होगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग है, दूसरे में भी वॉरेन हेस्टिंग है, तीसरे में कौन है, कॉर्नवालिस है, क्योंकि वह 90 से 92 के बीच में हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने गवर्नर जनरल लिखा नहीं है, यहाँ लिखा हुआ देख लीजिए आप, कॉर्नवालिस था। और इस पे क्या हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, कब से कब तक हुई थी, गवर्नर जनरल कौन था, कौन सी संधि हुई। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीपू ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की कोशिश कब की, तो आप क्या बताएंगे, उसने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय जो है सहयोग पाने की कोशिश की थी, जिसमें वह विफल रहा था। इस तरह से टीपू सुल्तान और हैदर अली के नेतृत्व में जो है जो मैसूर राज्य एक स्वतंत्र राज्य था, उसका क्या हुआ स्टूडेंट, उसका जो है मामला समाप्त हुआ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। टीपू के मरने के बाद अंग्रेजों ने फिर से आयरडेयर वंश जो इसका शासन था, उसी का एक बालक था, उसी को इन्होंने क्या किया, शासक बना दिया। और शासक जब उसको बनाया तो यानी एक तरह से वो कठपुतली शासक था। उसके बाद फिर उन्होंने जितना लूट सकते थे वो अपनी पॉलिसी पर कायम रहे। तो यही था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। लेकिन आपको कुछ चीजें जान लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, वह है टीपू सुल्तान के बारे में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपने देखा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद नहीं कहें, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर ने शुरुआत में इसका नेतृत्व किया, उसके बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान ने उसका नेतृत्व किया और बड़ा बहादुरी के साथ किया उसने, है ना। और मैंने आपको बताया कि हैदर अली ने सुल्तान की कभी उपाधि नहीं ली, लेकिन टीपू सुल्तान ने क्या किया, टीपू सुल्तान ने जो है सुल्तान की उपाधि धारण की। स्टूडेंट मैं लिख दे रही हूँ टीपू सुल्तान के बारे में जो कुछ फैक्ट्स आपसे पूछ सकते हैं। इसने क्या किया, इसने सुल्तान की उपाधि, जबकि इसके पिताजी ने नहीं की थी। इसने कई सारे हिंदू देवी देवता की आकृति के सिक्के चलवाए, सिक्के ढलवाए स्टूडेंट। और इसने जो है वहां पर एक मंदिर को बहुत ज्यादा दान भी दिया, और इस मंदिर का नाम था
श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में इसने जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में इसने मंदिरों को बहुत दान भी दिया, मंदिरों को दान दिया। मंदिर को दान दिया, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था कहा जाता है बड़ी अच्छी थी। इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है किसानों के साथ संबंध स्थापित किया और इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाया। रैयतवाड़ी का मतलब क्या हुआ, किसानों के साथ जो है भू राजस्व वगैरह जो भी इनका डीलिंग होता है उसके साथ करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टीपू जो है एक तरह से क्या था, इसके कहा जाता है कि इसने जो इसकी जो सेना थी इसने इसमें फ्रांसीसी और कई सारे लोग जो है उनको रखा था ताकि वह उसकी सेना को प्रशिक्षित कर सके। तो एक तरह से उस समय जिस समय ज्यादातर राज्य सरेंडर बोल रहे थे, हम 18वीं सेंचुरी में देखते हैं कि टीपू के नेतृत्व में जो मैसूर राज्य है उसने अंग्रेजों से ना सिर्फ लोहा लिया बल्कि वीरता के साथ टीपू लड़ा भी और वीरता के साथ ही वह मरा भी, है ना। तो यह थी टीपू सुल्तान की कहानी। अब चलिए हम लोग देखिए किस राज्य के बारे में और पढ़ना है आपको। अब हम बात करते हैं पंजाब राज्य की। पंजाब की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो पंजाब जो है यह भी बहुत क्या है, उपजाऊ प्रदेश रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं जब मुगलों के अधीन था यह, तो यहाँ पर जो है सिख जो है पावर में लगातार उभर रहे थे। चाहे आपको मालूम है सिखों में जो है क्या था, गुरुतत्व था, यानी 10 गुरु तक की परंपरा थी। जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनका बहुत सम्मान किया था। मैंने आपको बताया था बहादुर शाह प्रथम ने, जिसको हम लोग शाह आलम प्रथम भी कहते हैं। तो लेकिन सिखों के साथ औरंगजेब के टाइम तक जो है सिचुएशंस अच्छी नहीं रहती है, कंडीशंस अच्छी नहीं रहती हैं। लेकिन हम देखते हैं स्टूडेंट इस समय सिख जो थे वह पावर में उभरना शुरू करते हैं, क्योंकि जिस तरह से अब मुगल कमजोर हो रहे थे, जाहिर सी बात है कि सिख जो है वह पावर में आना शुरू कर देंगे। अब हम जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम जब सिख लीडर की बात करते हैं तो रंजीत सिंह का नाम आता है। यह सुकर चाकिया मिसल के से संबंधित है। रंजीत सिंह इनके जो लीडर हैं, रंजीत सिंह, यह कौन से मिसल से संबंधित थे, चाकिया मिसल। 12 मिसल में आप सिख जो है, सिख समुदाय वह कई सारे मिसलों में क्या था, विभाजित था स्टूडेंट। और यही हम देखते हैं कि रंजीत सिंह किस मिसल से, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है। तो यह सुकर चाकिया मिसल से थे, संबंधित थे। और मैंने बताया कि पंजाब प्रांत जो था बहुत ही फर्टाइल था। इनकी राजधानी लाहौर हुआ करती थी। गुरु गोविंद सिंह जो कि इनके 10वें गुरु थे, उसके बाद गुरु तत्व की जो पद्धति थी, यानी गुरु बनने का जो पोस्ट था वो समाप्त कर दिया गया। और गुरु गोविंद सिंह के बाद जो है एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में हम देखते हैं बंदा बहादुर जो है उनका उद्भव होता है, जिनको सच्चा पातशाह भी बोला जाता था, है ना। तो इसके बाद हमने देखा कि मुगलों के टाइम पर जो है कुछ लास्ट में, जैसे मुगल जो सूबेदार थे उन लोगों ने कोशिश किया कि पंजाब में जो लगातार विद्रोह हो रहा है सिखों के संदर्भ में उसको दबाया जाए। और उन्होंने जो है, उनका नाम था ज़कीरा खान, उन्होंने कोशिश किया कि पंजाब के जो सिख लीडर हैं उनको जो है उनको भी क्या दी जाए, सूबेदारी जी दी जाए, जमींदारी दी जाए। और इस तरह से उन्होंने सबसे पहले जो है
कपूर सिंह को जो है इन्होंने सबसे पहले, आप अगर, मैं चलिए इधर लिख ही देती हूँ, पंजाब। रणजीत सिंह के से पहले की बात कर रहे हैं, इनकी लगभग कहानी कहाँ की है, लाहौर। लाहौर कैपिटल होता था। यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन एक्टिव थे, सिख कम्युनिटी जो है वो बहुत एक्टिव थी, और लगातार मराठे और मुगलों के बीच में क्या चलता था, संघर्ष चल रहा था स्टूडेंट। इसी दरमियान हम देखते हैं कि जब मुगल कमजोर होने लगे, और इसी समय जो लास्ट गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, यानी 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी, इनके टाइम तक क्या हुआ, ये 10वें गुरु थे स्टूडेंट, है ना। और इसके बाद गुरु तत्व की पद्धति जो है, गुरु की जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। और इसके बाद इनके जो पहले पॉलिटिकल लीडर बने, उनका नाम था बंदा बहादुर। इनके नेतृत्व में सिख समुदाय ने अपने आप को पंजाब में काफी एक्टिव किया और काफी मजबूत भी किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फर्रुखसियर के टाइम पे बंदा बहादुर की हत्या करवा दी जाती है। कहाँ की करवाई गई, दिल्ली में। इनके बेटों के साथ ही इनकी हत्या करवा दी जाती है स्टूडेंट। और इसके बाद हम देखते हैं जो मुगल और सिखों के बीच में टेंशन चल रहा था, इसके बाद जो है यहाँ के जो मेन थे, क्या कहते हैं, जो सूबेदार थे, उन्होंने कोशिश की कि सिख कम्युनिटी को भी क्या किया जाए, थोड़ा सा अपने साथ लेके चला जाए, क्योंकि कितना लड़ाई झगड़ा किया जाएगा। और इसीलिए इन्होंने जो है सबसे पहले कपूर सिंह, इनका नाम आता है कपूर सिंह को इन्होंने जकरिया खान नाम था इस सूबेदार का, जो कि सूबेदार था। इसने सबसे पहले कपूर सिंह को जमींदारी दी स्टूडेंट। और कपूर सिंह ने भी सिख कम्युनिटी को क्या किया, काफी मजबूत किया। इन्होंने जो है सिख जो थे उनको संगठित किया, जो अलग अलग कई सारे जत्थों में क्या थे, विभाजित थे, और उनको इकट्ठा करने के बाद उनका एक दल बनाया, और इस दल का उन्होंने नाम रखा दल खालसा। बहुत सारे अलग अलग जो है गुट में ये लोग विभाजित थे। कपूर सिंह ने उन लोगों को एक जगह लाया और इसको दल खालसा के रूप में क्या किया, विकसित किया स्टूडेंट। और इसके बाद हम देखते हैं जब कपूर सिंह की मृत्यु हो गई तो उनके एक नाम आता है जस्सा सिंह अहलुवालिया। इनके बाद कौन आते हैं, जस्सा सिंह अहलुवालिया। इनके नेतृत्व में भी जो है सिख कम्युनिटी जो है काफी मजबूत हुई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो दल खालसा था उसको जस्सा सिंह अहलुवालिया ने अपना नेतृत्व प्रदान किया, और इन्होंने कहा है कि इसको हम क्या करते हैं, ये बड़ा दल बन गया, इसे हम 12 स्वतंत्र मिसल यानी जत्थों में 12 स्वतंत्र मिसल। मैंने अभी आपको बताया था रणजीत सिंह किस मिसल से थे, सुकरचाकिया मिसल से। तो जो 12 मिसल बने उसी में से एक क्या था, सुकरचाकिया मिसल था, जिससे रणजीत सिंह संबंधित थे। यही कहना था आपको कि जस्सा सिंह अहलुवालिया ने इसी दल खालसा को क्या किया, 12 मिसल में विभाजित कर दिया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया हो तो हम चलते हैं। और इनका बड़ा सम्मान था, इनका जो है काफी सम्मान था स्टूडेंट। और कई सारे मिसल थे, जैसे कि अहलुवालिया मिसल, सकुरचाकिया मिसल, भंगी मिसल, फुलकिया मिसल। इसी में से एक मिसल किसका था, साकुरचाकिया मिसल, और उसके प्रधान थे रणजीत सिंह के पिताजी। बाद में रणजीत सिंह जो है वह उसका नेतृत्व करते हैं। अब आप आ जाइए रणजीत सिंह के पास। अब हम कहानी जानते हैं रणजीत सिंह की। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया तो ये जो रीजन है पंजाब का रीजन हमेशा क्या रहा है, बाहरी आक्रमण से काफी अफेक्टेड रहा है स्टूडेंट। और इस समय हम देखते हैं जो काबुल का शासक था उसका नाम था जमन शाह, जो कि अहमद शाह अब्दाली का बेटा था। उसने रणजीत सिंह को उनकी सेवाओं के बदले जो उन्होंने सैन्य सेवाएं दी थी उनसे बड़ा खुश था, तो इसीलिए उसने 1798 में उन्हें राजा की उपाधि दी।
राजा की उपाधि दी और साथ में जो है लाहौर की सूबेदारी भी सौंपी। किसे? रणजीत सिंह को, है ना। रणजीत सिंह काफी पावरफुल हो गए तो इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया और इन्होंने जो है 1808 में सतलज नदी को पार किया और पार करने के बाद फरीदकोट, मुलेर कोटला और अंबाला इन सभी पर कब्जा कर लिया। लेकिन अंग्रेजों को ये रास नहीं आया और उन्होंने कहा रणजीत सिंह से कि आइए हम आपके साथ क्या करते हैं, आपके साथ एक संधि करते हैं। और 1809 में अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच में एक संधि होती है और इस संधि को हम किस नाम से जानते हैं? अमृतसर की संधि। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1809 में अमृतसर की संधि होती है और इसमें कहा गया कि रणजीत सिंह जो है, जो कि लगातार जो है पूर्व की तरफ जा रहे हैं, दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, उनको कहा गया कि देखिए अब आप पूर्व की तरफ विस्तार नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? अब आप मान लीजिए ये सतलज नदी है, उन्होंने कहा कि ये जो सतलज नदी है, सतलज नदी से ऊपर जो आपकी सीमा है, सतलज नदी के पूर्व में आपकी सीमा नहीं है, तो उनके पूर्व के विस्तार को रोक दिया गया। अब रणजीत सिंह पूर्व के विस्तार में नहीं जा रहे थे, उन्होंने, चूंकि उत्तर में उनको क्या थी, उन्हें छूट दी गई थी, इसीलिए उन्होंने कश्मीर, मुल्तान और पेशावर इन सभी को जीत लिया और अपने कब्जे में कर लिया स्टूडेंट। लेकिन पूर्व की तरफ रणजीत सिंह नहीं बढ़े। बाद में हम देखते हैं स्टूडेंट 1809 में ही अब्दाली का पोता, जैसे बेटा था, क्या कौन था उनका बेटा? उनका बेटा था जमन शाह, उनका पोता था शाह सूजा। उसका नाम क्या था? शाह सूजा का नाम था। ये देखिए शाह सूजा लिखा हुआ है, शाह सूजा नाम था इसका। इसी ने इसको क्या किया गया था, इसको गद्दी से हटा दिया गया था। तो रणजीत सिंह ने इसकी काफी मदद की। जब मदद की तो इसने इन्हें खुश होकर के क्या दिया? कोहिनूर हीरा दिया। कोहिनूर के बारे में हमेशा अक्सर लोगों को क्या रहता है, काफी जो है अंदर से ये रहता है, उत्साह रहता है कि आखिर कोहिनूर कैसे आया, कहाँ आया। तो देख लीजिए कोहिनूर का जिक्र है, रणजीत सिंह को किससे मिला? अब्दाली से के पोता से मिला। और अब्दाली जो है, अहमद शाह अब्दाली जो है, उसको किससे मिला? उसको नादिर शाह से मिला, क्योंकि नादिर शाह लूट के ले गया था। तो ये एक कहानी है जो मैंने यहाँ पे बताई। तो कोहिनूर इनको मिला। लेकिन अब जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों को हमेशा एक डर उनको और था, वह था रशिया का। अफगानिस्तान में रशिया में जो है अफगानिस्तान में जो रशिया थी वह काफ़ी एक्टिव थी। तो रूस के एक्टिव होने के कारण जो है, और इनको एक बहाना भी मिल गया रणजीत सिंह से क्या करने के लिए, एक संधि करने के लिए। तो 1838 में इन्होंने एक त्रिपक्षीय संधि हस्ताक्षर हुई। किसके बीच? रणजीत सिंह के बीच में, शाह सुजा के बीच में और अंग्रेज के बीच में। आपसे कहेगा कि त्रिपक्षीय मतलब क्या होता है? तीन पक्षों की जो संधि थी किसके बीच में हुई? रणजीत सिंह, शाह सुजा और अंग्रेजों के बीच में यह संधि होती है स्टूडेंट। और इसमें कहा जाता है रणजीत सिंह को कि देखिए भाई, हमें क्या है, हमें अफगानिस्तान जाना होगा, चाहे कहीं जाना होगा, तो हमें अपनी सेना जो है आपके स्टेट से होकर गुजारनी है। तो क्या हम गुजार सकते हैं? तो इसमें यह अग्रीमेंट हुआ कि हाँ गुजार सकते हैं। लेकिन ये एक तरह से गलत चीज हुई, क्योंकि इससे जो है अंग्रेजी सेना को एंट्री मिल गई पंजाब के क्षेत्र में। इस संधि के बाद ही 1838 के बाद ही 1839 में रणजीत सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ओके, इस संधि के 1 साल बाद ही रणजीत सिंह की मृत्यु होगी। इनकी मृत्यु के बाद हम देखते हैं स्टूडेंट, इनकी मृत्यु के बाद से लेकर के 1843, यानी कि अगर आप देखें 1839 से लेके 1843, इनके बेटा जो थे, इनके बेटा का नाम था दिलीप सिंह। क्या नाम था इनके बेटे का? नाम दिलीप सिंह था। और यह जो है 43 में राजा बनते हैं। लेकिन इनके राजा बनने से पहले 3 शासक और होते हैं, शेर सिंह, खड़क सिंह और नौनिहाल सिंह। तीनों कमजोर ही थे। लेकिन बाद में जो है 1843 में इनको दिलीप सिंह को यह अभी भी क्या थे? अल्पवयस्क थे, कम उम्र के थे, इसीलिए उन्हें उनकी माता के संरक्षण में क्या किया गया? राजा घोषित किया गया। जैसे वह राजा बने 1843 में, हम देखते हैं प्रथम आंग्ल युद्ध, सिख युद्ध शुरू हो जाता है 1845 से 46 के बीच में। और यह जो युद्ध है, इसमें जो है अंग्रेजी सेना लाहौर पर पहले आक्रमण करती है। और लाहौर पर जब आक्रमण करती है तो इस समय गवर्नर जनरल जो था वह गवर्नर जनरल हार्डिंग था। स्टूडेंट कौन था? लॉर्ड हार्डिंग जो था, यहाँ पे लिखा हुआ लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल था। और इस युद्ध में जो है हम देखते हैं उनका सेनापति कौन था? लॉर्ड गफ था। गफ जो था सेनापति था। अंग्रेजी सेना ने जो है
लाहौर पर आक्रमण किया। फिर अंग्रेजी सेना ने 1845 में ही मुदकी पर आक्रमण किया और यहाँ पर उन्होंने पंजाब की सेना को बुरी तरीके से पराजित किया और पराजित करने के बाद जो है लाहौर की संधि होती है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में क्या हुआ, लाहौर की संधि हुई और लाहौर की संधि के तहत क्या किया गया, इन लोगों ने कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया गया और इसके बाद एक भैरावल की संधि और होती है, इसके द्वारा जो है रानी को जो है पेंशन दे करके छोड़ दिया गया। ओके, यह था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इसी में आपसे पूछ सकता है लाहौर की संधि और भैरावल की संधि किसमें होती है, यह दोनों प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब चलिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। इसका प्रमुख कारण था कि माता जो थी जिंदन, उनको तो पेंशन देके छोड़ दिया गया था और एक तरह से अंग्रेजों का पूरा कंट्रोल हो चुका था। इसी कारण जो बहुत सारे जो पंजाब के इनके जो लीडर्स थे, इनके जो सूबेदार थे, उन्होंने क्या किया, सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध में क्या किया, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। इस रिवोल्ट में मेन जो है मूल राजा का रिवोल्ट बेहद जो है खास था। इसके अलावा शेर सिंह वगैरह ने भी किया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब शुरू होता है, 1848 से 1849 के बीच। इसी युद्ध में चिलियानवाला का युद्ध होता है। आपसे पूछा जाता है कि चिलियानवाला का युद्ध किस युद्ध में हुआ, किस आंग्ल सिख युद्ध में हुआ, तो आप कहेंगे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में हुआ। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी था और इसने जो है लॉर्ड गफ जो है इस युद्ध को लड़ा था, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ था। लॉर्ड डलहौजी बहुत नाराज हो गया था और उसके बाद गुजरात का युद्ध होता है, तो उसने इस समय जो है लॉर्ड गफ जो था इसका सेनापतित्व खत्म किया और कहा कि यह जो है हम लोग को हरा देगा, तो इसकी जगह पे इसने नेपियर को जो है बना दिया था। इसने गफ को किससे रिप्लेस कर दिया, नेपियर से, गुजरात के युद्ध में। और गुजरात के युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। स्टूडेंट, क्या कहा जाता है, इसको तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। और जिसमें जो है यह सेना बहुत बुरी तरीके से हारी थी। और इसके बाद देखते हैं हम कि डलहौजी ने 1849 में डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया। इस एक तरह से फिर क्या हुआ, एक स्वतंत्र राज्य जो था वह अंग्रेजी प्रभुत्व में चला गया। तो यह था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। अब आ जाइए लास्ट, बंगाल। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास जो है अच्छी लग रही होगी, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, बहुत सारे हैं, तो उसमें थोड़ा बताना पड़ जाता है। तो चलिए द्वितीय, अब हम चलते हैं बंगाल की तरफ। देखिए बंगाल का जो लोकेशन है वह दिल्ली से काफ़ी दूर है, तो यही कारण है कि बंगाल जो है शुरू से ही वहाँ के लीडर्स या वहाँ के जो सूबेदार हो गए वो कभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रहे, उन्होंने हमेशा विद्रोह किया है। अगर हम बात करें बंगाल की, तो औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को क्या किया था, बंगाल का नवाब सूबेदार बनाया था। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो इसने जो है अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1701 में इसे बंगाल का क्या किया गया, सूबेदार बनाया गया। और 1704 में एक तरह से यह क्या करता था, एक तरह से एक इंडिपेंडेंट की तरह यह व्यवहार करता था। 1704 में मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की पहले राजधानी कहाँ थी, ढाका, याद रखेंगे। इसने उसे हटाकर कहाँ ट्रांसफर कर दिया, मुर्शिदाबाद। इसने किसानों को तकावी ऋण दिया है, तकावी मतलब अग्रिम ऋण देना, ताकि वह क्या कर सके, पैदावार कर सके, तकावी ऋण दिया। और इसने इजारा व्यवस्था मतलब होता है कि भूमि को ठेके पर देना, तो एक तरह से ये गलत पद्धति है, लेकिन इसने उससे बढ़ावा दिया, इजारा व्यवस्था को बढ़ावा भी दिया। मुर्शिद कुली खां के बाद जो है हम देखते हैं दो, एक तो सरफराज इनका बेटा जो है वह नवाब बनता है, लेकिन वह उसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में जो है दूसरा जो है उनका जो लड़का था वह भी क्या बनता है, वह भी जो है वह बनता है। और अलीवर्दी खान जो कि बिहार देख रहा था, गिरिया के युद्ध में जो है इनके उत्तराधिकारी सरफराज खां को पराजित करता है, जिसको क्या कहते हैं, बंगाल की प्रथम क्रांति कहते हैं। अलीवर्दी खां ऐसा पहला बंगाल का शासक हुआ, नवाब हुआ स्टूडेंट, जिसने फ्रांसीसियों और अंग्रेज दोनों जो किलेबंदी कर रहे थे उसका विरोध किया था इसने। और इसी के रीजन में मराठों का बहुत ज्यादा क्या हुआ, मराठा जो है अलीवर्दी के टाइम पर मराठा बहुत आक्रमण करते थे। बाद में अलीवर्दी ने उनसे क्या किया, एक संधि कर लिया और उनको जो है एक बड़ी रकम देने की बात की, जिससे वह मराठा आक्रमण से बच सके। इसने कलकत्ता और चंद्रनगर की
किलेबंदी का विरोध भी किया था। अलीवर्दी के बाद जो है सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। और आपको मालूम है बंगाल का नवाब जब सिराजुद्दौला होता है तो उसके बाद क्या होता है, पलासी का युद्ध होता है 1757 में, और उसके बाद जो है फिर मीर जाफर बनता है, फिर मीर कासिम 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ता है लेकिन हार जाता है। तो वो हमने एक पूरी क्लास जो है उसकी हुई है मेरे ख्याल से, तो आप उसे देख लेंगे। अगर नहीं देखा तो फिर हम लोग उसके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे, क्योंकि हाँ एक टॉपिक आपका ये रहता है कि बंगाल की एक नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी का संबंध कैसा था। तो अभी जहाँ पे मैंने रोका है सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में कि कैसे प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, इलाहाबाद की संधि होती है, किस तरह से सत्ता जो है अंग्रेजों की तरफ जा रही होती है, इन सभी के बारे में। अब आ जाइए कि 18वीं शताब्दी में जितने भी राजपूत राज्य थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन था, जयपुर। जयपुर की स्थापना किसने की, मिर्जा राजा जय सिंह ने। इन्हें मिर्जा की उपाधि जो है मैंने आपको पढ़ाया था उत्तरवर्ती मुगल काल में, मिर्जा की उपाधि किसने दी, जहांदार शाह ने दी। यह काफी इंटेलिजेंट है और इनका जो है खगोल शास्त्र विज्ञान इसमें बहुत दिलचस्पी थी, और इन्होंने अपने टाइम पे 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। स्टूडेंट क्या किए थे, यज्ञ किए थे इन्होंने, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था जिज मोहम्मद शाही, क्योंकि मोहम्मद शाह के रीजन में थे। जिज मोहम्मद शाही के नाम से खगोल शास्त्र पर, आपसे पूछ सकता है किस पर है, खगोल शास्त्र पर एक किताब लिखी थी इन्होंने। और इन्होंने कई सारे वेधशालाओं का निर्माण किया था, वेधशाला है ना, इसका निर्माण किया था। कहाँ कहाँ किया था, मथुरा में, उज्जैन में, जयपुर में और दिल्ली में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मिर्जा राजा जय सिंह जो काफी इंटेलिजेंट थे, उन्होंने अपने राज्य की इस तरह से स्थापना की, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आई होगी और कोशिश कीजिए कि क्लास में आप लोग बने रहें। इस तरह से इंडिपेंडेंट स्टेट आपका खत्म हुआ, और कोशिश कीजिएगा कि कुछ जैसे छोटे राज्य हैं जैसे कि आप उनको क्या कर लें, उन्हें याद कर लें, है ना। जैसे रुहेलखंड की स्थापना किसने की, मैं लिख दे रही हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि मैडम ने पढ़ाया नहीं था। रुहेलखंड, सॉरी, रुहेलखंड की स्थापना की थी, खंड की स्थापना की थी वीर दाऊद, नाम याद रख लेंगे, वीर दाऊद ने की थी, और अली मोहम्मद खान ने की थी। अली मोहम्मद खान ने रुहेलखंड की स्थापना की थी। इसी तरह आपसे पूछ सकता है कि भरतपुर की स्थापना, स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की, भरतपुर, तो इसकी स्थापना किसने की थी स्टूडेंट, इसकी स्थापना की थी चूड़ामन और बदन सिंह ने। चूड़ामन और बदन सिंह ने। इसके अलावा आपसे एक और छोटा ही है, वो भी आप लिख ही लीजिए। कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी, तो सदातुल्ला खान ने की थी। कर्नाटक, सदातुल्ला खान, सदाउत खान नाम है इसका, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। एक ही जैसे नाम के कई सारे लोग मिलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, कोशिश कीजिएगा। सदाउतुल्ला खान ने इसकी स्थापना की थी। इस तरह से जो हमारा ये आपका टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और कोशिश कीजिए क्लास में बने रहने की। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और इसे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ बने रहें। मैं शाइस्ता, और यहाँ पर हम लोग नची टेक गुरुकुलम कोचिंग में जो है, इस प्लेटफॉर्म पर जो है आप लोगों को बीपीएससी की फ्री क्लासेस दे रहे हैं। तो जल्द से जल्द जुड़े और अपने जो आपका जो नॉलेज है उसको एनहांस करें और सही दिशा में 71वीं बीपीएससी की तैयारी करें। तो धन्यवाद आप सभी को।